हेलो दोस्तों, अपने सेकंड ग्रेड में हिंदी सब्जेक्ट के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे और हिंदी के अंदर हमारे हिंदी साहित्य के प्रमुख ऐतिहासिक ग्रंथ चल रहे थे, जिसमें हमने प्रमुख 4 ग्रंथों का अध्ययन किया। और अब हम अगला ग्रंथ पढ़ेंगे और उससे पहले हम देखेंगे काशी नागरी प्रचारिणी सभा जो वाराणसी के अंदर है, उसके बारे में थोड़ा जानकारी लेंगे। तो उसके बारे में हम देखते हैं। उसकी स्थापना की बात करें काशी नागरी प्रचारिणी सभा की, तो 16 जुलाई 1893 ईस्वी में क्या हुई, उनकी स्थापना हुई। कब हुई? 1893 ईस्वी 16 जुलाई के अंदर। स्थापना करने वालों की बात करें तो श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह, ये 3 व्यक्ति थे जिन्होंने काशी नागरी प्रचारिणी सभा की क्या की, स्थापना की। और बात करें इन तीनों की तो ये क्वींस कॉलेज के कक्षा 9th के साथ रहे थे। इन कक्षा 9वीं के अंदर पढ़ने वाले ये लड़के थे। संस्थापक बात करें तो इनके संस्थापक अध्यक्ष थे वो थे राधा कृष्ण दास, और जिसकी राधा कृष्ण दास की बात करें तो ये भारतेय चंद्र हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई थे। क्या थे? फुफेरे भाई। अब काशी नागरी प्रचारिणी जो सभा है, इनका मुख्य कार्य क्या था? मुख्य कार्य था प्रामाणिकता की जांच करना, कि जो पुस्तक लिखी गई है वो प्रामाणिक है या नहीं है, इसकी जांच करने का जो कार्य था वो काशी नागरी प्रचारिणी सभा का है। और काशी नागरी प्रचारिणी सभा ने एक अपनी पत्रिका क्या की, प्रकाशित की। एक पत्रिका को प्रारंभ किया। कब किया? 1896 ईस्वी से इन्होंने एक अपनी पत्रिका प्रारंभ की। तो ये थी काशी नागरी प्रचारिणी सभा, जिनके बारे में हमने थोड़ा बहुत जाना। अब हम नेक्स्ट ग्रंथ की ओर बढ़ते हैं आगे। जो हमारा नेक्स्ट ग्रंथ है 5वें नंबर का, वो है क्या? हिंदी साहित्य का इतिहास। क्या? हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास कब आया? 1929 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ। कब? 1929 ईस्वी में ये क्या हुआ? प्रकाशित हुआ। लेखक की बात करें, किसने लिखा ये ग्रंथ? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये ग्रंथ लिखा, हिंदी साहित्य का इतिहास। इस रचना का प्रकाशन पहली बार काशी नागरी प्रचारिणी सभा की पत्रिका में हिंद शब्द सागर की भूमिका शीर्षक से ये प्रकाशित हुई थी, और बाद में से एक स्वतंत्र पुस्तक का रूप दे दिया गया। अभी जो हमने पढ़ा काशी नागरी प्रचारिणी सभा, जिनकी एक पत्रिका प्रकाशित होती थी, उस पत्रिका के अंदर ये ग्रंथ किस शीर्षक के रूप में छपा? हिंदी शब्द सागर की भूमिका। ग्रंथ जो शीर्षक रखा गया उस पत्रिका के अंदर इस ग्रंथ का, वो था हिंदी शब्द सागर की भूमिका के नाम से ये प्रकाशित होता था उस पत्रिका के अंदर। लेकिन बाद में इसे एक स्वतंत्र पुस्तक का रूप दे दिया, और उस पुस्तक का नाम था हिंदी साहित्य का इतिहास। आगे बात की जाए तो इस ग्रंथ में विद्यात्मक पद्धति को अपनाते हुए, देखो कौन सी पद्धति? विद्यात्मक पद्धति। पीछे हमने पढ़ी थी पद्धतियाँ, प्रवृत्तियाँ, पद्धतियाँ, विद्या। आचार्य रामचंद्र की शुक्ल की जो थी वो विद्यात्मक प्रवृत्ति थी। इनको अपनाते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको अपनाते हुए दोहरा नामकरण पद्धति का प्रयोग किया। तो दोहरा नामकरण पद्धति का प्रयोग किसने किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया। किसने किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया। दोहरा नामकरण पद्धति में 2 को महत्व दिया गया है। 2 कौन कौन? तत्कालीन प्रवृत्तियों को और ग्रंथों की प्रसिद्धि को ये अधिक महत्व देते हैं। विद्यावादी प्रवृत्ति में 3 को महत्व है। देखो जो दोहरा नामकरण पद्धति है उसमें 2 को महत्व दिया गया है, तत्कालीन प्रवृत्तियाँ और ग्रंथों की प्रसिद्धि को। जबकि विद्यावादी जो प्रवृत्ति है उसमें 3 को महत्व दिया गया है। 3 कौन कौन से? जाति को महत्व दिया गया है, वातावरण को महत्व दिया गया है, और क्षण को महत्व दिया गया है। तो ये दोनों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी। फिर आगे चलते हैं। आगे की बात करें तो शुक्ल ने, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे, उन्होंने जो ये ग्रंथ लिखा हिंदी साहित्य का इतिहास, इसको लिखने के लिए उन्होंने विभिन्न पुस्तकों को क्या ली थी? मदद ली थी। कौन कौन सी पुस्तक? मिश्र बंधु विनोद,
किसकी थी? मिश्र बंधुओं की थी। उनको इन्होंने अध्ययन किया। ब्रज माधुरी सार वियोग हरि की थी, इनको इन्होंने पढ़ा। कवि कोविदमाला जो श्यामदास सुंदर की थी, इनका भी अध्ययन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया। और कविता कौमुदी राम नरेश त्रिपाठी की थी, इनका भी अध्ययन किया। इन पुस्तकों के माध्यम से अपना ग्रंथ लिखा। तो इन पुस्तकों को पढ़कर ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। तो हम कह सकते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने के लिए इन पुस्तकों का क्या लिया था? सहारा लिया था। और इन पुस्तकों में सर्वाधिक यदि सामग्री ली गई है तो वो मिश्र बंधुओं से ली गई। कहाँ से ली गई है? मिश्र बंधु जो विनोद था, किनका? मिश्र बंधुओं वाला, वहाँ से इन्होंने क्या लिया? सर्वाधिक सामग्री ली है। तो देख सकते हो आप, सर्वाधिक सामग्री मिश्र बंधु विनोद से ली है। ठीक है, अब आगे बात करें। शुक्ल का काल विभाजन व नामकरण पद्धति के आधार पर निम्न 4 भागों में संपूर्ण हिंदी साहित्य के इतिहास को दर्शाती है। अब शुक्ल ने भी काल विभाजन किया हिंदी साहित्य का, उनका भी नामकरण रखा। तो इन्होंने कितने भागों बांटा? 4 भागों बांटा। और वो 4 भाग कौन कौन से है? वीर गाथा काल, पूर्व मध्य काल, अंतर मध्य काल, गद्य काल। और ये 900 वर्षों का इतिहास को 1000 कवियों में समेटा। जो 900 वर्ष का जो बड़ा इतिहास साल था, 900 वर्षों का जो इतिहास था, उनको कितने कवियों में समेट दिया? 1000 कवियों में समेटा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अब देखते हैं हम एक एक करके। वीर गाथा काल, देखो वीर गाथा काल 1050 से 1375 विक्रम संवत। क्या? 1050 से लेकर 1375 विक्रम संवत तक जो काल था वो वीर गाथा काल था शुक्ल के अनुसार। फिर आता है पूर्व मध्य काल जो 1375 से लेकर 1700 विक्रम संवत तक। 1375 से लेकर 1700 विक्रम संवत तक जो काल रहा वो पूर्व मध्य काल था। और उसके बाद में आता है अंतर मध्य काल जो 1700 से लेकर 1900 विक्रम संवत तक चला। और फिर आता है गद्य काल जो 1900 से लेकर अब तक, यानी ये पुस्तक आई थी 1984 तक, तब तक की बात कर रहा है। अब आगे बात करें, शुक्ल ने रीतिकाल के कवियों का वर्णन मिश्र बंधुओं से ग्रहण किया। जो शुक्ल ने अपने ग्रंथ में रीतिकाल के कवियों का वर्णन किया वो कहाँ से प्राप्त किया है? मिश्र बंधुओं से प्राप्त किया है। मिश्र बंधु विनोद जो पुस्तक का अध्ययन किया था वहाँ से इन्होंने प्राप्त किया है। शुक्ल ने निर्गुण भक्ति को 2 भागों में बांटा है। निर्गुण भक्ति को शुक्ल ने 2 भागों में बांटा है। कौन कौन सी? ज्ञानाश्रय शाखा और प्रेमाश्रय शाखा। याद कर लेना, ज्ञानाश्रय शाखा और प्रेमाश्रय शाखा को 2 भागों में निर्गुण भक्ति को बांटा है शुक्ल ने। शुक्ल ने एडविन अर्नाल्डे की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया का अनुवाद बुद्ध चरित्र से किया है। जो ये पुस्तक है द लाइट ऑफ इंडिया, ठीक है, इसका अनुवाद किसने किया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया। और अनुवाद करने के बाद क्या नाम रखा? बुद्ध चरित्र। क्या नाम रखा? बुद्ध चरित्र। किसकी पुस्तक है द लाइट ऑफ इंडिया, लाइट ऑफ एशिया? ये पुस्तक है एडविन अर्नाल्डे की पुस्तक। देखो शुक्ल थे, उन्होंने क्या किया? एडविन अर्नाल्डे की पुस्तक है और उस पुस्तक का नाम है द लाइट ऑफ एशिया। नाम क्या है? द लाइट ऑफ एशिया। ये पुस्तक किसकी है? ये पुस्तक है एडविन अर्नाल्डे की। तो इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद करने का कार्य आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है और शीर्षक का नाम क्या रखा? बुद्ध चरित्र। इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद किया और उसका नाम क्या रखा? बुद्ध चरित्र। कौन सी पुस्तक का हिंदी अनुवाद किया शुक्ल ने? द लाइट ऑफ एशिया का। ठीक है, अब आगे चलते हैं और अगला ग्रंथ अपने पास में आ जाएगा। ये रहा 6वें नंबर का ग्रंथ, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ये 6वां ऐतिहासिक ग्रंथ है हिंदी साहित्य का। कब आया? प्रकाशित हुआ 1938 ईस्वी के अंदर। कब? 1938 ईस्वी के अंदर। लेखक की बात करें तो डॉक्टर राजकुमार वर्मा, सॉरी डॉक्टर राम कुमार वर्मा। कौन? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। देखो अब बात की जाए, ये इतिहास ग्रंथ कौन सा? हिंदी साहित्य का। ये 7 सर्ग या प्रकरण में विभाजित है। कितने सर्गों में है? 7 सर्ग के अंदर ये विभाजित है। हालांकि इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को 8 कालखंडों में बांटा है।
देखो डॉक्टर राम कुमार ने इनको कितने कालखंडों में बांटा है? 8 कालखंडों में बांटा है। लेकिन ये प्रकाशित कितने सर्ग में? 7 सर्ग में। 693 ईस्वी से लेकर 1693 ईस्वी तक भक्ति काल तक इतिहास तक के कवियों पर सीमित है। अतः ये हिंदी साहित्य का अधूरा इतिहास ग्रंथ भी कहा जाता है। सुनो, अब समझो। अब जो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपना ऐतिहासिक ग्रंथ लिखा, वो भक्ति काल तक के इतिहास का वर्णन करता है। यानी हम कह सकते हैं कि वो 693 ईस्वी से लेकर 1693 ईस्वी तक, 693 ईस्वी से लेकर 1693 ईस्वी तक का क्या करता है? वर्णन ही करता है। वहाँ तक के कवि थे, उन कवियों के बारे में ही वो लिखता है, और उनके बाद यानी 1693 ईस्वी के बाद वाले कवियों के बारे में वर्णन ये नहीं करता है। तो हम कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य का अधूरा इतिहास ग्रंथ यही है। ये कौन सा? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। इसे हिंदी साहित्य का अधूरा ग्रंथ कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने भक्ति काल तक के इतिहास का ही अध्ययन किया, उसके बाद का इन्होंने अध्ययन नहीं किया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये हिंदी साहित्य का अधूरा इतिहास ग्रंथ है। और उसके बाद में आदिकाल को ये 2 भागों में बांटता है, संधि काल और चारण काल। आदिकाल को 2 भागों में बांटने का कार्य डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने किया। आदिकाल को 2 भागों में बांटा, संधि काल और चारण काल। राम कुमार वर्मा को अपभ्रंश से अधिक लगाव था, अतः वह स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि कह बैठे। अब देखो इधर जो राम कुमार वर्मा है, इनको अपभ्रंश से ज़्यादा लगाव था। किससे? अपभ्रंश से ज़्यादा लगाव था। और अपभ्रंश का जो कवि है स्वयंभू, उनको ये क्या कह बैठे कि स्वयंभू हिंदी का क्या है? पहला कवि। किसका? हिंदी का पहला कवि। तो हम कह सकते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार, किसके अनुसार? डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार हिंदी का पहला कवि कौन है? तो स्वयंभू। कौन है? स्वयंभू। यहाँ ये याद कर लेना। उसके बाद में डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने निर्गुण को भी 2 भागों में बांटा है। आदिकाल को 2 भागों में बांटा, संधि काल और चारण काल में। उसी प्रकार निर्गुण को 2 भागों में बांटा है, संत काव्य और सूफी काव्य। जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी निर्गुण को 2 भागों में बांटा, ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय शाखा के रूप में। तो संत काव्य और सूफी काव्य निर्गुण को 2 भागों में किसने बांटा है? राम कुमार वर्मा ने। अब हम नेक्स्ट इतिहास ग्रंथ पर चलते हैं, वो है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। क्या? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास कब आया? 1965 ईस्वी में। कब? 1965 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ। लेखक डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त। कौन? डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त। 1959 ईस्वी में इन्होंने क्या की थी? पीएचडी की थी। अब पीएचडी की बात आई गई है तो बात कर ले कि किस टॉपिक पर पीएचडी की? हिंदी काव्य में श्रृंगार परंपरा व महाकवि बिहारी विषय पर इन्होंने क्या की? ये उनका टॉपिक था और इन टॉपिक पर इन्होंने पीएचडी की। किसने? गणपति चंद्रगुप्त ने। अब आगे देखो, जो ये इतिहास ग्रंथ है ये 2 भागों में प्रकाशित हुआ। गणपति चंद्रगुप्त का जो ऐतिहासिक ग्रंथ है ये कितने भागों में? 2 भागों में प्रकाशित हुआ। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने 1965 ईस्वी में हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास विषय पर डिलेट की उपाधि प्राप्त की। देखो, डिलेट की उपाधि प्राप्त गणपति चंद्रगुप्त ने कब की? 1965 ईस्वी में। कब की? 1965 ईस्वी में। किस विषय पर की? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास पर इन्होंने डिलेट की उपाधि प्राप्त की और ये स्वतंत्र पुस्तक आगे चलकर एक ऐतिहासिक हिंदी साहित्य ग्रंथ बन गई। इन्होंने जो डिलेट की उपाधि प्राप्त करने के लिए इसका लिखा था, लेकिन ये धीरे धीरे आगे चलती गई और एक इनको क्या मिल जाती है? स्वतंत्र पुस्तक का दर्जा प्राप्त हो जाता है और ये आगे चलकर हिंदी साहित्य का क्या बन जाता है? ऐतिहासिक ग्रंथ बन जाता है। अब बात करें गणपति चंद्रगुप्त की अन्य रचनाएं कौन कौन सी है? तो रस सिद्धांत का पुनर्विवेचन किसकी है? गणपति चंद्रगुप्त की। महादेवी नया मूल्यांकन
ये भी किसकी है? गणपति चंद्रगुप्त की। हिंदी साहित्य का विकास, ये भी रचना किसकी है? गणपति चंद्रगुप्त की। और भारतीय व पाश्चात्य काव्य शास्त्र, तो ये थे इनके प्रमुख या अन्य रचनाएं किसकी? गणपति चंद्रगुप्त की। अब बात करें, जो गणपति चंद्रगुप्त हिमाचल व कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के क्या रहे थे? कुलपति रहे थे। तो ये किस विश्वविद्यालय के कुलपति रहे? हिमाचल व कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के क्या रहे थे? कुलपति रहे थे। अब नेक्स्ट जो ग्रंथ है वो है हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास। हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास 1957 से लेकर 84 ईस्वी तक विभिन्न लेखक गणों द्वारा लिखा गया इतिहास ग्रंथ है। इसका कोई एक लेखक नहीं है, जबकि इस ग्रंथ की बात की जाए तो 1957 से लेकर 84 के बीच में जितने भी कवि हुए, जितने भी लेखक हुए, सॉरी कवि नाम आ जाता है, लेखक की बात कर रहा हूँ, ठीक है। विभिन्न जो लेखक हुए उन लेखकों ने मिलकर क्या किया? इस ग्रंथ को लिखा। और फिर इसको मार्गदर्शन किसका मिला? काशी नागरी प्रचारिणी सभा के मार्गदर्शन। जो भी जितने भी कवि हैं उन्होंने किसके मार्गदर्शन में लिखने का कार्य किया? काशी नागरी प्रचारिणी सभा के मार्गदर्शन में इन लेखकों ने अपना कार्य किया। और कौन सा ग्रंथ लिख दिया? हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास ग्रंथ लिख दिया। इस ग्रंथ में कुल 16 खंड है। कितने खंड है? 16 खंड है। और इसमें 6वां खंड डॉक्टर नागेंद्र ने लिखा था, जिसे रीति काव्य की भूमिका है। अब जो इसके अंदर 6वां खंड है वो किसने लिखा है? डॉक्टर नागेंद्र ने लिखा है। और नाम क्या है? रीति काव्य की भूमिका 6वें खंड की। कुल खंड कितने? 16 खंड। किसने लिखा? 1957 से लेकर 84 के बीच में जितने भी लेखक हुए उन्होंने लिखा। किसके मार्गदर्शन में लिखा? काशी नागरी प्रचारिणी सभा के मार्गदर्शन में इस ग्रंथ को लिखने का कार्य किया गया। और हिंदी साहित्य के ऐतिहासिक ग्रंथ में अंतिम इम्पोर्टेंट जो ग्रंथ है वो देख लेते हैं, और वो है हिंदी साहित्य व संवेदनाओं का विकास कब आया? 1986 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। लेखक पूछे तो पंडित राम स्वरूप चतुर्वेदी। कौन? पंडित राम स्वरूप चतुर्वेदी। और इनकी अन्य रचनाओं की बात करें तो कामयानी एवं पुनर्मूल्यांकन, इतिहास और आलोचक दृष्टि, हिंदी काव्य का इतिहास, ये इनकी अन्य रचनाएं हैं। कामयानी एक पुनर्विचार, यदि कामयानी एक पुनर्मूल्यांकन है तो किसकी है? राम स्वरूप चतुर्वेदी की। लेकिन कामयानी एक पुनर्विचार आ जाए तो मुक्तिबोध की रचना है। किसकी है? मुक्तिबोध की ये रचना है। तो ये थे 9 ऐतिहासिक ग्रंथ। कितने पढ़े हमने? हिंदी साहित्य के 9 ऐतिहासिक ग्रंथ जो प्रमुख थे। क्या थे? प्रमुख थे। अब हम बात करेंगे आगे बात करेंगे कल हिंदी साहित्य इतिहास के अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं। इन 9 को छोड़ दे, जो अभी हमने 9 पढ़े हैं ऐतिहासिक ग्रंथ, इनको छोड़ने के बाद अन्य कौन कौन सी महत्वपूर्ण रचनाएं रहती है उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। और चैनल पर यदि आप नए हो या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर लेना, ताकि जो भी वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो हिंदी साहित्य इतिहास के अन्य महत्वपूर्ण रचनाओं के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।